दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब भी अच्छे ही होंगे और आपकी तैयारी बहुत बेहतर ढंग से चल रही होगी। जैसा आप सबको पता है, हम यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर के लिए मूल विधि को कवर करने का प्रयास कर रहे हैं और बहुत बेहतर ढंग से आईपीसी की धाराओं को समझने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या उनमें होता है और क्या क्या उसमें स्पष्टीकरण है। आप में से काफ़ी लोग पूछते रहते हैं कि कितनी वीडियोस में, कितनी क्लासेस में मूल विधि खत्म हो जाएगी। तो आपके पास पर्याप्त समय है और मैं नहीं चाहता कि आपका एक भी प्रश्न छूटे या आपको कोई भी चीज़ समझ ना आए। तो आप ये चीज़ मुझ पर छोड़ दीजिए कि कितनी वीडियोज़ में कवर होगी, पर फिर भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ। अब तक हमने 5 अध्यायों को पढ़ लिया है। लास्ट अध्याय था 5A, जिसमें आपराधिक षड्यंत्र के बारे में बताया गया था। तो वहां तक तो आपको सभी धाराएं लगभग पढ़नी थी, क्योंकि वो बाकी की आईपीसी क्लियर करने के लिए जरूरी है। अब जो हम आगे धाराएं पढ़ेंगे उनको छोड़ छोड़ करके पढ़ेंगे और जल्दी ही वो सब चीजें खत्म हो जाएंगी, आप निश्चिंत रहिए। साथ में आपने बहुत सारे लोगों ने कहा था कि सर प्लेलिस्ट बना दीजिए, तो मेरे भाई मेरे दोस्त, प्लेलिस्ट पहले दिन से ही बनी हुई है। हो सकता है बहुत सारी प्लेलिस्ट के बीच में आपको ढूंढने में तकलीफ होती हो, तो आज मैंने समय लगाकर प्लेलिस्ट वाले सेक्शन को, जो चैनल का प्लेलिस्ट वाला सेक्शन है, उसको रीऑर्गेनाइज कर दिया है और अब आपको चीज़ें आसानी से मिल जाएंगी। आप चिंता मत कीजिए। देखो, ये वीडियो जो अभी मैं आपको दे रहा हूँ, इसका मैं स्क्रीनशॉट 1 घंटा पहले या 2 घंटा पहले हो सकता है आपको दे चुका हूँ टेलीग्राम चैनल पे। यदि आप में से कुछ लोग नए हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, ज़रूर उसमें सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से जितनी भी वीडियोस क्लासेस जाती हैं तो मैं वहाँ डाल देता हूँ। कई बार ऐसा होता है कि जो नोटिफिकेशन है वो यूट्यूब की तरफ से नहीं जा पाता है। और अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यूपीएसआई और तमाम एग्जाम्स के लिए जितना भी स्टडी मटेरियल है वो बिल्कुल फ्री है। सभी क्लासेस फ्री हैं। कक्षा की गुणवत्ता आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं कि राम जी की पाठशाला आपके लिए कितनी मदद करती है। आप यकीन मानिए, मेरे पास संसाधनों का बहुत अभाव है और ये वीडियो जो मेरे पीछे लिखा हुआ है, आपको दिखाई दे रहा है, ये वीडियो मैं पूरी रिकॉर्ड कर चुका था, पर मेरे फ़ोन में जो स्टोरेज था वो फुल हो गया और मैं इधर बोलता चला गया और आपकी जो वीडियो थी वो वहाँ पर रिकॉर्ड ही नहीं हो पाई। मैं पूरा लेक्चर पढ़ाने के बाद देखा कि आपका वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुआ है। तो इसलिए कोऑपरेट करते रहिए, धीरे धीरे चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। देखो, जितना आप सहयोग करोगे उतना ज़्यादा चैनल बढ़ेगा, तरक्की को प्राप्त होगा और आप ही के लिए संसाधन बढ़ेंगे। मैं आपके लिए बहुत मेहनत करता हूं, तो क्या आप चैनल के लिए शेयर नहीं कर सकते यार? अगर एक बंदा 10 बंदों को शेयर कर दे तो आप मानो चैनल कितना बड़ा हो सकता है और आपके लिए तमाम संसाधनों की व्यवस्था हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, जैसा आपके पीछे लिखा हुआ है कि आज का टॉपिक है अध्याय 6, राज्य के विरुद्ध अपराधों की चर्चा आज हम लोग करेंगे और धारा 121 से लेकर धारा 30 तक इसका वर्णन है। आपको ये चीज ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि कौन से अध्याय का क्या नाम है और किस धारा से किस धारा के मध्य उसका वर्णन किया गया है। आज का जो अध्याय है राज्य के विरुद्ध अपराध है। राज्य का मतलब यहाँ पे आप स्टेट से मत लीजिए या यूपी, जैसे आप यूपी स्टेट में रहते हैं, इससे इसका मतलब नहीं है। जब भी विधि में, संविधान में, कानून में राज्य की बात आती है तो उसका मतलब केंद्र से होता है, उसका मतलब देश से होता है, उसका मतलब राष्ट्र से होता है। तो आपको हमेशा ये चीजें ध्यान रखनी है। अगर कानून में कहीं राज्य के स्टेट गवर्नमेंट के बारे में बात करेगा तो स्पष्ट तौर पे वहां पे लिखेगा कि राज्य सरकार या स्टेट गवर्नमेंट। तो अभी मैं आपको बताना शुरू करता हूं। देखो, ये जितनी धाराएं हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनमें से क्वेश्चन बनने के 100% चांसेस है, तो बिल्कुल भी ध्यान को भ्रमित मत कीजिए। पहली आज धारा जो हम पढ़ने जा रहे हैं, द मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शन इज सेक्शन 121। और सेक्शन 121 क्या कहता है इसको समझ लेते हैं। सेक्शन 121 कहता है कि भारत सरकार से युद्ध करना। यदि कोई व्यक्ति भारत सरकार से युद्ध करता है ना, चाहे आंतरिक रूप से हो चाहे बाह्य रूप से हो, पर यह खासकर आंतरिक रूप से ही है, जिसको कोल्ड वॉर कहते हैं, जिसको शीत युद्ध कहते हैं। इस तरह की स्थिति है जैसे दंगे भड़क जाते हैं और वो सरकार के खिलाफ, सरकार की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाता है, तो उस तरह का कुछ युद्ध है ना। इस तरह आप समझिए कि भारत सरकार से युद्ध करता है या युद्ध करने का प्रयत्न करता है, कोशिश करता है, या युद्ध करने या कराने के लिए दुष्प्रेरित करता है। युद्ध कर रहा है, एक पॉइंट हुआ, पहला अपराध हुआ। युद्ध करने का प्रयत्न कर रहा है तो दूसरा अपराध हुआ। और युद्ध करने के लिए उकसा रहा है, भड़का रहा है। तो यदि इन तीनों में से ही कुछ करता है तो आईपीसी का सेक्शन 121 दंड का प्रावधान करता है, सीधे मृत्युदंड।
अब तक की पहली धारा, आईपीसी की पहली धारा ऐसी है जिसमें मृत्युदंड का प्रावधान आईपीसी कर रही है किसी व्यक्ति के लिए जो इसमें वर्णित अपराधों को कर रहा है। और आपसे आपकी परीक्षा के लिए ये धाराएं इतनी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं जिनमें मृत्युदंड का प्रावधान है, उन धाराओं से प्रश्न बनने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो धारा 121 क्या कह रही है? मृत्युदंड दे दो किसको? जो भारत सरकार से युद्ध करता है, जो भारत सरकार से युद्ध करने का प्रयत्न करता है, जो भारत सरकार से युद्ध करने के लिए दुष्प्रेरित करता है, उकसाता भड़काता है, उसको मृत्युदंड दे दो या फिर उसको आजीवन कारावास दे दो। या तो मृत्युदंड मिल जाएगा, फांसी मिल जाएगा, या फिर उसको आजीवन कारावास, लाइफ इंप्रिजनमेंट उसको मिल जाएगा, साथ में उसको जुर्माना भी देना होगा। ये सेक्शन 121 कह रहा है। तो आपको ये चीजें समझनी होंगी। जैसे एक एक्ट आया था CAA, है ना, नागरिकता संशोधन कानून लेके आया था कि भारत से बाहर जो गैर मुस्लिम नागरिक हैं, जो गैर मुस्लिम हैं और जो धार्मिक रूप से प्रताड़ित हैं, उनको भारत की नागरिकता देने का प्रावधान था। तो उस समय देश विरोधी गतिविधियां अन्य देश हैं उन्होंने, और राष्ट्र विरोधी जो संगठन है उन्होंने मिलकर एक साजिश रची, और उसमें अंतिम परिणाम क्या हुआ? दिल्ली में दंगे भी भड़के। तो दिल्ली में जो दंगे भड़के वो सीधा सीधा एक विद्रोह था, एक युद्ध जैसी स्थिति थी। वो केंद्र सरकार की यानी सरकार के प्रति युद्ध करने जैसा था, उसका प्रयत्न था और उसमें दुष्प्रेरण भी था। तो जो व्यक्ति इस तरह के अपराध करता है उसको अगर ये सिद्ध हो जाता है कि इसने धारा 121 के तहत युद्ध करने का प्रयास किया है, प्रयत्न किया है या दुष्प्रेरण किया है, तो उसको मृत्युदंड दिया जाए या उसको आजीवन कारावास के साथ में जुर्माना दिया जाए। उसके बाद इसी धारा से संबंधित धारा है धारा 121A, सेक्शन 121A। सेक्शन 121A क्या कहता है कि धारा 121 में वर्णित दंडनीय अपराधों, धारा 121 में कितने अपराध वर्णित हैं? धारा 121 में 3 अपराध वर्णित हैं। भारत सरकार से युद्ध करना 1, भारत सरकार से युद्ध करने का प्रयत्न करना 2, भारत सरकार से युद्ध करने के लिए दुष्प्रेरित करना, है ना, भड़काना, उकसाना 3। तो धारा 121 ये क्या कह रही है कि धारा 121 में वर्णित दंडनीय अपराधों को करने का षड्यंत्र, यहां पर तो कर रहा है, प्रयत्न कर रहा है या दुष्प्रेरित कर रहा है। और 121 धारा में वर्णित ये तीनों जो अपराध हैं, इसके बारे में धारा 121A क्या कह रही है कि जो तीनों अपराध हैं जो 121 में बताए गए हैं, यदि इनका षड्यंत्र करता है, इनकी साजिश रचता है, तो चाहे वह भारत से बाहर हो या भारत के भीतर हो। भारत के बाहर का मतलब है कि भारत की स्थलीय, जलीय और नभ सीमा से बाहर। ये मैंने आपको पढ़ाया था सेक्शन 2 में, आपने देख लिया होगा कि भारत के बाहर और अंदर का क्या मतलब है। वो आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके आप चेकआउट कर सकते हैं अध्याय 1 को। तो भारत से बाहर या भारत के भीतर कहीं भी हो और 121 में वर्णित तीनों अपराधों को करने का षड्यंत्र, साजिश रचता हो, तो उसके लिए धारा 121A क्या कहती है? दंड दो भाई उसको। कैसा? उसको आजीवन कारावास दो, आजीवन कारावास दो उसको। और आजीवन कारावास का मतलब होता है कि जब तक मृत्यु ना हो जाए तब तक उसको जेल में सड़ाया जाएगा। इसके बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूं, दंड में आपको ये चीज समझा चुका हूं, ठीक है। उसके बाद या फिर आजीवन कारावास ना दें तो जज साहब के ऊपर है, उसको कारावास दिया जाए, उसको जेल भेजा जाए। और कितने साल की जेल दी जाए? 10 साल की उसको जेल हो, उसको 10 साल की जेल हो। और कौन सी जेल हो? देखो, कारावास 2 तरह के का है, कठोर कारावास है, सादा कारावास है। तो कठोर या सादे में से जो भी जज साहब चाहें वो दे सकते हैं, पर वो कितनी अवधि होनी चाहिए? 10 वर्ष की अवधि होनी चाहिए, और साथ में जुर्माना भी दिया जाएगा। कठोर कारावास का अर्थ क्या होता है? कठोर कारावास का अर्थ होता है कि जेल में भी बंद रहेगा और काम भी करेगा, और सादे कारावास का अर्थ है कि बस जेल में बंद रहेगा, काम नहीं करेगा। तो ये पूरा का पूरा वर्णित किया गया है धारा 121A में। अब बढ़ते हैं धारा 124 की तरफ। धारा 124 क्या कहती है कि भारत के राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल, भारत के राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल पर कोई व्यक्ति हमला करता है, सदोष अवरोध करता है। सदोष अवरोध का मतलब है बंदी बनाता है, किसी कमरे में बंद करता है, उनको बांध के रख लेता है, सदोष अवरोध करता है, या उनको आतंकित करता है। भारत के राष्ट्रपति को या किसी राज्य के राज्यपाल पर हमला करता है, सदोष अवरोध यानी कि उनको बंदी बनाने का प्रयास, बंदी बनाता है और आतंकित करता है, डराता है, धमकाता है, या
इन तीनों ही कामों को हमला करने का प्रयत्न करता है, सदोष अवरोध करने का प्रयत्न करता है या आतंकित करने का प्रयत्न करता है, तो वह व्यक्ति दंडित किया जाएगा, उस व्यक्ति को दंड मिलेगा, 7 साल की जेल होगी, या तो कठोर कारावास होगा या सादा कारावास होगा, और साथ में जुर्माना भी उस पर लगाया जाएगा। आपको धारा 124 क्लियर हो गई होगी। भारत के राष्ट्रपति या राज्यपाल पर हमला करता है, सदोष अवरोध यानी बंदी बनाने का बंदी बनाता है, या आतंकित करता है, या इन तीनों को ही करने का प्रयास करता है, प्रयत्न करता है, तो उसको 7 साल की जेल का प्रावधान करती है धारा 124। जेल कौन सी हो सकती है? कठोर भी हो सकती है और सादा भी हो सकता है, साथ में जुर्माना भी उस पर लगाया जाएगा, वसूला जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट धारा सेक्शन 124A राजद्रोह। मैंने यहां पे दोनों जगह लिख दिया है, राजद्रोह या राजद्रोह की परिभाषा बात एक ही है, तो आपसे परीक्षा में डायरेक्टली पूछेगा राजद्रोह किस धारा में वर्णित है, तो बोलना पड़ेगा धारा 124A में वर्णित है। और राजद्रोह की परिभाषा क्या होती है, किसको कहते हैं राजद्रोह, किसको कहते हैं देशद्रोह, तो ये समझना पड़ेगा कि भारत सरकार, किसके? भारत सरकार। कैसी भारत सरकार? विधि द्वारा स्थापित सरकार। ऐसी भारत सरकार हो जो विधि द्वारा स्थापित हो। विधि द्वारा स्थापित होने का आशय यह है कि भारत सरकार जो बनी हुई है वो चुनाव के माध्यम से बनी हो, लोगों ने उसको चुन के भेजा हो। जैसे लोकसभा है, लोकसभा के चुनाव प्रत्येक 5 साल में होते हैं। अभी 2019 में चुने गए थे, जिसमें वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी जो माननीय हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनके नेतृत्व में सरकार चल रही है। अब दोबारा चुनाव कब होंगे? 2024 में होंगे। और प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र जो पूरे देश में जगह जगह बने हुए हैं, उनमें जनता मतदान करेगी, और मतदान में जिस पार्टी को बहुमत प्राप्त होगा उसको राष्ट्रपति सरकार बनाने के लिए आह्वान करेंगे, बुलाएंगे, और उसके बाद जो सरकार बनेगी उस सरकार को क्या कहेंगे? विधि द्वारा स्थापित सरकार। जो बिल्कुल चुनाव से चुन के आती है उसको कहते हैं विधि द्वारा स्थापित सरकार। तो भारत सरकार कैसी? जो विधि द्वारा स्थापित हो। इसके खिलाफ ऐसी सरकार, भारत सरकार जो विधि द्वारा स्थापित हो, इसके खिलाफ यदि कोई व्यक्ति बोलता है, भड़काऊ भाषण देता है, स्लोगन्स बोलता है, नारे लगाता है, बोलकर या लिखकर, जगह जगह आर्टिकल लिखता है, अखबारों में लिखता है, चिट्ठियां निकालता है, पत्राचार करता है, पैम्पलेट छपवाता है, लिखकर या संकेत करके, इशारे करके, बोलकर, लिखकर या संकेत करके क्या करता है? भारत सरकार के खिलाफ बोलकर, लिखकर या संकेत करके घृणा फैलाता है, कि मतलब लोगों के मन में घृणा हो जाए सरकार से। ऐसी सरकार जो विधि द्वारा चुनी गई है, ऐसी सरकार के प्रति घृणा फैलाता है या अवमान करता है। अवमान मतलब उस सरकार की इमेज को डाउन करता है। घृणा फैलाता है या सरकार की इमेज को डाउन करता है या करने का प्रयत्न करता है, कर देता है या करने का प्रयत्न करता है। दूसरा, अप्रीति प्रदीप्त करेगा। अप्रीति का मतलब, प्रीति का मतलब होता है विश्वास, और अप्रीति का मतलब क्या हो जाएगा? अविश्वास। या सरकार के प्रति प्रदीप्त करने का मतलब उजागर करना, जलाना, भड़काना, पैदा करना, ये ठीक है। अप्रीति प्रदीप्त करेगा यानी कि अविश्वास पैदा करेगा या करने का प्रयत्न करेगा, तो ये कहलाएगा राजद्रोह। सीधे सीधे बता देता हूं, भारत सरकार के खिलाफ यदि कोई व्यक्ति बोलकर, लिखकर या संकेत कर उसके प्रति घृणा फैलाता है, उसको डिफेम करने का डिफेम करता है, या उसके में अविश्वास पैदा करता है, या इन तीनों ही चीजों को करने का प्रयत्न करता है, तो ये बिल्कुल सीधे सीधे राजद्रोह माना जाएगा, देशद्रोह माना जाएगा। और यदि इस काम को करता है और कोर्ट में सिद्ध हो जाता है, तो उसके लिए धारा 124 से प्रावधान करती है आजीवन कारावास प्लस जुर्माने का। आजीवन कारावास प्लस जुर्माने का, या कोर्ट पे ही डिपेंड करता है कि वो क्या करे, या तो आजीवन कारावास या जुर्माना दे दे, या 3 वर्ष का कारावास दे दे, या जुर्माना दे दे। तो आपको ध्यान रखना है, आजीवन कारावास प्लस जुर्माना या 3 वर्ष का कारावास या जुर्माना, ये जज साहब पर निर्भर करता है। अब आती है धारा 130। ये आखिरी धारा है, ये इस अध्याय की आखिरी धारा है। जल्दी ही आपका कोर्स पूरा हो जाएगा, चिंता मत कीजिए दोस्तों। आपके लिए बहुत मेहनत लगती है यार। आप लोग राम जी की पाठशाला चैनल को यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर के एग्जाम के माध्यम से यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर के लिए रामबाण सिद्ध करवाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। आप मैक्सिमम शेयर करिए, आपके लिए कोई भी चीज़ पेड नहीं है, बहुत मेहनत लगती है, आप यकीन मानिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक सेक्शन 130, सेक्शन 130 कहता है कि यदि कोई व्यक्ति युद्ध कैदी या राजकैदी, युद्ध कैदी राजकैदी समझा देता हूं। युद्ध कैदी, भारत और किसी अन्य देश का युद्ध होता है,
और भारत की सेना दूसरे देश की सेना को यानी दुश्मन सेना के किसी सैनिक को पकड़ लाती है, बंद कर देती है, तो वो युद्ध कैदी कहलाएगा। और यदि कोई व्यक्ति 124A धारा के अंतर्गत राजद्रोह करता है और उसको सरकार पकड़ लेती है, बंदी बना लेती है, तो वह राज कैदी कहलाएगा। तो यदि कोई व्यक्ति युद्ध कैदी या राज कैदी को भगाने में मदद करता है, भगाने में मदद करता है कि भाग जाओ भाई, उसको भगाने में मदद कर रहा है, संसाधन प्रोवाइड करवा रहा है, या वो भागकर आ चुका है उसको संश्रय देता है। संश्रय का मतलब है शरण देता है, अपने पास रखता है, उसको सेफ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, संश्रय देना मैंने आपको बताया था, संश्रय है धारा 52A में, जो मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया था। यदि कोई किसी व्यक्ति को जो अपराध करके आया है उसको बचाने का प्रयास करता है, गिरफ्तारी से बचाता है, भागने में मदद करता है, तो शरण देने का दोषी होगा। पर यदि पत्नी है या पति है, पति करके आता है अपराध और पत्नी जानती है कि अपराध करके आए हैं पतिदेव, अपराध करके आए हैं पतिदेव, पुलिस आके पकड़ने वाली है और वो जानते हुए भी उसको भगा देती है, शरण देती है, तो वह अपराधी नहीं मानी जाएगी। और यदि पत्नी करके आई और पति जानता है कि ये पति पत्नी महोदया, पत्नी देवी या जो भी कुछ कह सकते हैं, ये अपराध करके आई है, पुलिस पकड़ने वाली है, और ये जान के भी शरण देता है और भागा देता है, तो पति पत्नी केस में एक दूसरे लोग अपराधी नहीं माने जाएंगे शरण देने के। पर अन्य कोई व्यक्ति किसी को अपराधी को शरण देता है, भगाता है, गिरफ्तार होने से बचाता है, तो शरण देने का दोषी माना जाएगा। और उसी तरह की धारा 130 है, यदि कोई किसी व्यक्ति को युद्ध कैदी या राज कैदी को भगाने में मदद करता है, शरण देता है, या पकड़े जाने का प्रतिरोध करता है, गिरफ्तार करने से रोकता है, उसमें बाधा उत्पन्न करता है, तो धारा 130 उसके लिए दंड का प्रावधान करती है कि उसको आजीवन कारावास दिया जाए, उसको आजीवन कारावास दिया जाए, या जज साहब उसको 10 वर्ष का कारावास भी दे सकते हैं, जो कोई सा भी हो सकता है, कठोर भी हो सकता है, सादा भी हो सकता है। साथ में उसको जुर्माना भी देना होगा, साथ में उसको जुर्माना भी देना होगा। ये रही पूरी आपकी 5 की 5 धाराएं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। अब से आपको डेली वीडियोस मिलने शुरू हो जाएंगी, आप बिल्कुल भी दिक्कत मत मानिए, और धीरे धीरे करके हम अपने कोर्स को खत्म करके आगे बढ़ेंगे। आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला, मैं हूं आपका दोस्त साथी राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।